नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के YouTube चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें जानेंगे दोस्तों हम राजभाषा से संबंधित क्या भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं, किन अनुच्छेदों में जो है इनसे संबंधित क्या जो है वर्णित किया गया है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो स्पेशली रूप से पॉलिटी के दृष्टिकोण से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, परंतु आप एक भारतीय नागरिक हैं और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि हम धीरे धीरे कर जो है पॉलिटी के यानी कि जो भारतीय संविधान हम पढ़ रहे हैं इसके लगभग जो है एंडिंग छोर पर जो है आ चुके हैं। और इस वीडियो में जब हम राजभाषा के संबंधित बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर जो हिंदी का हमारा पेपर बनता है तो उसमें भी आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये रखता है। और अगर आप किसी भी एग्जाम दूसरी की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, चाहे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। तो दोस्तों इसलिए हम इसे हल्के में नहीं ले सकते और चाहे वो कहावत सिद्ध नहीं हो जाए इस जगह कि ऊंट पर चढ़े को भी जो है कुत्ता काट लेता है, इसलिए हम यहाँ पर लगभग जो है जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उनको हम यहाँ पर दी एंड कर देंगे। और जो बाकी स्पेशली टॉपिक हैं दोस्तों स्पेशल रूप से एमपीपीएससी के लिए वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम जानते हैं भाग 17 में जो राजभाषा संबंधित है उसमें क्या कहा गया है। तो सबसे फर्स्ट जो है दोस्तों हम इन अनुच्छेदों में क्या वर्णित दिया गया है वो तो हम देखेंगे साथ में जो है इनकी जो है समीक्षा भी हम करेंगे कि आखिर इन जो अनुच्छेदों में बोला गया है वो कितना जो है उचित है, कितना जो है सही है, कितना गलत है, तो उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राजभाषा की बात करें इससे पहले दो टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। एक होता है दोस्तों राष्ट्रभाषा और दूसरा होता है राजभाषा। सबसे पहले हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो किसी भी देश की यानी कि राष्ट्र की जो भी भाषा होती हैं जो आधिकारिक रूप से घोषित होती हैं उसे हम जो है राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वर्तमान में मानते हैं अधिकतर जो है वोटिंग परसेंट की बात करें तो हमारे भारत की जो है राष्ट्रभाषा हम हिंदी मानते हैं, क्योंकि हम जो है हिंदी भाषी राष्ट्र हैं ये भी मान सकते हैं और ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की, इसलिए जो है हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। परंतु ये तो हो जाती है हमारी एक राष्ट्रभक्ति के नाते और जो है हमारे जो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। परंतु जब हम आधिकारिक रूप से बात करें तो अभी वर्तमान में जो है हमारे भारत की कोई भी आधिकारिक जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए आप दोनों में ये डिफरेंस समझिएगा कि अभी वर्तमान में हमारी कोई आधिकारिक जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की राष्ट्रभाषा की। अब राजभाषा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जो भाषा भी कोई भी भाषा अगर राज्य के सरकारी कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी कामकाज होते हैं, अगर वहाँ जो सरकारी कार्य होते हैं अगर उनमें कोई भाषा प्रयुक्त की जाती है तो उसे हम जो है राजभाषा कहते हैं। इस प्रकार से आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि यानी कि जो कोई भाषा किसी देश की भाषा होती है तो उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, जहाँ पर जितने भी जो पॉपुलेशन होती है, जनता होती है, वो जो है एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। और अगर कोई भाषा जिसका प्रयोग जो है राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है तो उसे हम राजभाषा बोलते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हम उसे में राजभाषा के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान में है उसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा के बारे में। तो दोस्तों ये आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 343 जहां से राजभाषा की जो है स्टार्टिंग होती है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि संघ की जो भाषा है, ये अध्याय जो है इसमें आर्टिकल 343 ये अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए कि 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख दिया गया है। तो जो संघ की राजभाषा है इस आर्टिकल के तहत इसमें दिया गया है कि जो राजभाषा होगी संघ की यानी कि हमारे भारत की वो क्या होगी, हिंदी होगी और लिपि जो है देवनागरी होगी। अब यहाँ पर बोला मैंने जैसे कि अगर राजभाषा हिंदी है
तो वहां पर जो है कार्य किस में होगा, सारे सरकारी कार्य होंगे हिंदी में। और लिपि यानी कि जो हम लिखने का पैटर्न होता है हिंदी को, यानी कि जो लिखने का तरीका होता है दोस्तों, उसे जो है हम क्या प्रयुक्त करेंगे, तो जो देवनागरी लिपि है उसको जो है हमने हमारे लेखन शैली में प्रयोग किया है। तो जो भाषा होगी वो हिंदी होगी संघ की, और लिपि जो है वो देवनागरी होगी, ठीक है। और अंकों का जो रूप है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ये इस अनुच्छेद में बोला गया है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो अंक है यानी कि जो हम प्रयुक्त करते हैं, जो नंबरिंग, जैसे कि यहाँ पर 343 यूज किया है हमने, तो जो नंबर्स होते हैं दोस्तों, इनका जो रूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी कि जो हम इंग्लिश लेटर्स यूज करते हैं दोस्तों वही जो है उसका रूप होगा, न कि जो हम हिंदी के, आपने देखा होगा जो हिंदी के नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि हम प्रयुक्त तो ज्यादातर कौन से करते हैं, तो हम जो है इंग्लिश लेटर्स का ही प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। इस अनुच्छेद में दोस्तों ये भी बोला गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात 1965 तक, उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि इसमें इस अनुच्छेद में ये तो बोला गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ये पहली बात आपको मैंने समझा दी। और इसी के सेकंड क्लोज में दोस्तों ये भी दिया गया है कि जब से संविधान प्रारंभ हुआ है हमारा 1950 से, तब से लगाकर जो है 15 वर्ष की अवधि तक, यानी कि 1965 तक, जहां पर भी, यानी कि जिस भी शासकीय कार्यालयों में जहां पर भी सरकारी रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है रहा है, पहले जब भी ब्रिटिश हमारे यहाँ पर जो है राजकार्य चला रहे थे तो उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा जो है प्रयुक्त कर रहे थे, तो जहां पर भी अंग्रेजी भाषा प्रचलन में थी वहां पर जो है 15 सालों की अवधि के लिए इसमें जो है क्लोज जोड़ा गया कि अंग्रेजी भाषा जो है उसी प्रकार से 15 वर्ष तक जो है चलती रहेगी शासकीय कार्यों के लिए, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति जो है वो उक्त अवधि के दौरान, ठीक है, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के जो अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो ये क्लोज दिया गया है, यहाँ पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि 15 वर्ष की जो अवधि है इस दौरान अगर राष्ट्रपति चाहें तो जो अंग्रेजी भाषा को हम प्रयुक्त कर रहे थे उनको जो है वो चेंज करके या तो हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दे, या फिर जो है अंकों का जो रूप है वो देवनागरी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 15 वर्ष की जो अवधि थी दोस्तों, इसमें अगर चेंजेस करना था, जो हमारी भाषा चली आ रही थी अंग्रेजी पहले, तो अगर उस दौरान उसको चेंज करना था हिंदी में और अंकों का रूप चेंज करना था तो वो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया था इस आर्टिकल 343 के तहत, ठीक है। परंतु जब 1965 जो है ओवर हो गया, यानी कि जो 15 वर्ष की अवधि है वहां पर पूर्ण हो गई है, ये आप सभी जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो थर्ड क्लोज है दोस्तों इसी आर्टिकल 343, इसमें यह दिया गया था कि संसद जो है उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा, यानी कि कानून द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग जो है उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि फर्स्ट बात कर दी हमने कि हमारी जो है राजभाषा होगी हिंदी और लिपि होगी देवनागरी, परंतु उसके जब सब क्लोज आपने देखा सेकंड वाला तो उसमें ये था कि जहां पर भी सरकारी प्रयोजन के लिए जो अंग्रेजी भाषा चलती आ रही है तो वो 15 वर्ष की अवधि तक ऐसा कैसे रहेंगे, परंतु अगर उसके दौरान जो है राष्ट्रपति चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। परंतु जब 15 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी दोस्तों तो वहां पर हमारे संविधान ने अधिकार दिया संसद को कि संसद चाहती है 1965 के बाद तो वहां पर वो या तो अंग्रेजी भाषा या फिर अंकों के देवनागरी रूप का जो है वो परिवर्तित कर किसी जो है भाषा को जो है आधिकारिक रूप से जो है राजभाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। ये अधिकार संसद को 1965 में दिया गया था, ठीक है। ये बात हो गई, हम अनुच्छेदों की अभी कर रहे हैं कि इनमें क्या दिया गया है, आगे हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम जब देखें दोस्तों 344 है 344, इसमें दिया गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग, तो 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा जो है एक आयोग बनाने की व्यवस्था हमारे 344 में दी गई थी कि जैसे कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके 5 वर्ष के उपरांत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो एक राजभाषा के संबंध में एक आयोग बनाएंगे। ये जो है इस आर्टिकल 344 में जो है बोला गया था।
और संसद की जो समिति जो है 10 वर्ष के उपरांत जो है गठित की जाएगी या गठित की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों एक समझिएगा दोस्तों कि राजभाषा के संबंध में एक आयोग की व्यवस्था दी गई है और एक संसद की समिति की 10 वर्ष के उपरांत एक व्यवस्था 344 में दी गई थी। ये संविधान की हम बात कर रहे हैं। अब हम आगे बात आते हैं दोस्तों, इसी का जो सेकंड अध्याय है, इसी भाग का भाग हम 17 पढ़ रहे हैं। इसका जो सेकंड भाग है वो है प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित। प्रादेशिक भाषाएं क्या होती है दोस्तों, जितने भी हमारे स्टेट हैं संघ में, यानी कि आपने देखा है जो संघ है वो राज्यों का संघ है, तो विभिन्न स्टेट हैं, तो विभिन्न जो स्टेट हैं उनकी जो है क्या भाषाएं होगी उनसे संबंधित अनुच्छेदों में वर्णन जो है दिया गया है। तो प्रादेशिक यानी कि प्रदेश की भाषाएं। अब हम आते हैं आर्टिकल 345 में क्या बोला गया है। तो राज्य की जो राजभाषा है या राजभाषाएं, प्रादेशिक भाषा जिन्हें बोला जाता है, भाषाएं या तो हिंदी या ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इस आर्टिकल 345 में यह बोला गया है या तो किसी स्टेट की भाषा जो है वो या तो हिंदी होगी, या फिर जहां पर अगर कोई अंग्रेजी प्रयोग में आ रही है किसी स्टेट में, जब हमारा संविधान बना था तब तक जो है वो अंग्रेजी प्रयोग जारी रहेगा। ये दोनों ही व्यवस्था इस आर्टिकल 345 में दी गई थी कि राज्य चाहें तो हिंदी को यूज कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी को, जहां पर वो चली आ रही है, ठीक है, जैसा राज्य चाहे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखें 346 में, तो इसमें बोला गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो राजभाषा संघ द्वारा तत्समय प्राधिकृत भाषा आपसी करार होने पर दो राज्यों के बीच हिंदी। अब यहाँ पर दोस्तों ये समझिए, इसमें बोला क्या गया है, तो या तो जो दो स्टेट हैं उनके बीच अगर पत्र व्यवहार होना है, यानी कि जो लेटर का हम बातचीत करते हैं दोस्तों, सरकारी आप देखेंगे तो सरकारी जितने भी बातचीत होती है वो लेटर्स के माध्यम से होती है। तो जो लेटर्स के माध्यम से दो राज्यों के मध्य अगर कोई बातचीत होती है या फिर संघ या राज्य के बीच में भी अगर कोई पत्रादि व्यवहार है यानी कि पत्र व्यवहार होता है, तो उसकी जो राजभाषा का उल्लेख है वो आर्टिकल 346 में दिया गया है। और ये जो भाषा का बात हमारे यहाँ पर की गई है वो दो जो राज्य होंगे उनके आपसी हिसाब से जो भी वो समझौता करेंगे उसके हिसाब से वो हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। फिर अनुच्छेद 347 में यह दिया गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या को किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष अनुबंध। अब इसमें क्या बोला गया दोस्तों कि अगर कोई स्टेट है उसकी जो जनसंख्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है, तो उसका कोई अनुभाग, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा एमपी स्टेट है तो वहां पर अगर कोई विशेष क्षेत्र है जैसे कि बुंदेलखंड, तो वहां पर मान लीजिए कि वहां की जो पॉपुलेशन है अगर वो चाहती है तो वहां पर जो है कि वो क्या करेगी, अगर उसका पर्याप्त मत होता है, पूरी जो जनता है वो अगर वो चाहती है तो किसी स्पेशल अनुभाग के लिए जो है वहां पर भाषा के लिए जो है विशेष अनुबंध की जो है व्यवस्था 347 में दी गई है। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ अभी अनुच्छेदों की ही बात कर रहे हैं, अभी हम आगे और इनको विस्तृत रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों अध्याय 3 में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है आदि की भाषा के बारे में हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। तो अनुच्छेद 348 में इसकी व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भी जो भाषा है उनके बारे में जो है व्यवस्था दी गई है। उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं या फिर हमारी जो केंद्र की विधायिका है, संसद और राज्य का विधानमंडल जो होता है, इनमें जितने भी दोस्तों कार्यवाही होती है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं दोस्तों, वहां पर जो मुकदमे आते हैं उनमें जो पिटीशन दायर होती है वो एक अंग्रेजी में ही दायर होती हैं। उनके जो डिसीजन होते हैं दोस्तों वो भी अंग्रेजी में ही जो है पब्लिश होते हैं। परंतु क्या होता है कि आपसी हम समझने के लिए क्या करते हैं, उनको जो है ट्रांसलेट कर दिया जाता है ताकि जनता जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन को समझा जा सके। इसी प्रकार से संसद और राज्य विधानमंडल में भी जितने भी कानून होते हैं दोस्तों, जो अधिनियम लाए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं, वो भी इंग्लिश में ही होते हैं, परंतु उनको भी जनता के समझने के लिए अनुवादों यानी कि ट्रांसलेट जो है कर दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 348 में ये व्यवस्था दी गई है कि जब तक कोई विशेष उपबंध नहीं हो जाता संसद द्वारा जो है
हिंदी की जो व्यवस्था नहीं कर दी जाती तब तक जो है इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद और राज्य विधानमंडल में जो कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी में ही जारी रहेगी। तो अभी तक जो है वर्तमान में ये व्यवस्था जारी है दोस्तों, क्योंकि किसी प्रकार से कोई भी संसद द्वारा इस पर एक्शन नहीं लिया गया है हमारी राजभाषा के संबंधित। अब हम देखते हैं दोस्तों 349 आर्टिकल। इसमें बोला गया है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसे कि राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकता है। तो यानी कि दोस्तों जो भाषा से संबंधित अगर कोई चेंजेस करना है, कोई कानून उस पर बनाना है, तो उसकी जो विशेष प्रक्रिया है इसमें बताई गई है कि अगर राजभाषा में संबंधित अगर कोई भी विधेयक लाना है तो वो कब लाया जा सकता है, जब राष्ट्रपति की उस पर पूर्व मंजूरी ले ली जाती है। पूर्व जो विधेयक लाना है उससे पहले ही राष्ट्रपति को जो है उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी कि अगर राष्ट्रपति की जो है पूर्व मंजूरी नहीं होगी तो वहां पर जो है कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी तभी जो है मंजूरी दे सकता है जब वो आयोग की सिफारिशों पर। अब यहाँ पर कौन सा आयोग दोस्तों, राजभाषा आयोग की व्यवस्था जो हमने देखी है 344 में, तो उसकी सिफारिशों के आधार पर ही विचार करने के बाद जो है राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे सकता है। तो ये विशेष प्रक्रिया दोस्तों जो चेंजेस करने की विधियां, कानून बनाने की व्यवस्था है आर्टिकल 349 में दी गई है हमारे भारतीय संविधान में। फिर है दोस्तों विशेष निर्देश की बात, यानी कि विशेष निर्देश की बात आर्टिकल 350 और 351 में दिया गया है। तो ये नेक्स्ट अध्याय है। इसमें अनुच्छेद 350 में बोला गया है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में। तो दोस्तों व्यथा के निवारण का तात्पर्य क्या है, यानी कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो यानी कि आपकी मान लीजिए कोई सार्वजनिक समस्या है या अपनी कोई पर्सनली भी समस्या है जो शासन से जुड़ी हुई है या सरकारी कार्यों से जुड़ी हुई है, तो जब कभी भी आपको अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप जब कभी भी जैसे कि सरकारी कार्यालयों में जाते हैं तो वहां पर जो एक आवेदन करते हैं, जो भी आप एप्लीकेशन देते हैं, तो वो जो समस्या के निवारण के लिए जो आवेदन करते हैं दोस्तों, उसकी जो भाषा की बात यहाँ पर की गई है कि आप अपने लेटर में जो है कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल 350 में क्या दिया गया था कि किसी भी भाषा में आप जो है अपने आवेदन को लिख सकते हैं। ये आपको छूट दी गई है संविधान में कि आप अपनी जो समस्या है, अगर वहां आप सरकारी कार्यालय में अपनी समस्या को ले जाते हैं तो जो एप्लीकेशन आप दायर करते हैं उसमें आप अपनी जो है किसी भी भाषा में उसको लेटर को टाइप कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसी में दोस्तों क्लोज में जोड़ा गया है 350 में कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अब देखेंगे दोस्तों कि हमने भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि हमारा एमपी है तो यहाँ पर जो भाषाई अल्पसंख्यक है जैसे कि हिंदुओं को छोड़कर जो जितने भी अन्य समुदाय हैं जैसे कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध, तो ये जितने भी समुदाय होते हैं वो स्टेट के लेवल पर भाषाई अल्पसंख्यक में सम्मिलित हैं। तो वहां पर ये व्यवस्था इसमें सम्मिलित की गई है कि जो प्राथमिक स्तर है यानी कि 1ली से 5वीं, तो वहां पर जो है उनकी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा जो है की जाए, ठीक है, स्टेट के द्वारा। फिर है दोस्तों सेकंड की भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है की जानी चाहिए, ठीक है, ये भी जो है इसमें दिया गया है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 351। तो इसमें दिया गया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान ने दोस्तों हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया है संघ को। अब ये निर्देश क्या है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए और उसका विकास करें, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषा में प्रयुक्त शैली और पदावली आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः यानी कि अल्प रूप में अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उनकी समृद्धि सुनिश्चित कर सके। यानी कि कुल मिला के आप यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों कि संघ का यह दायित्व है
कि वो हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, उसको मॉडिफाइड करें, चाहे उसमें मुख्य रूप से संस्कृत के वर्ड जो है उसमें शामिल किए जाएं या फिर अन्य भाषाओं के जो है अल्प रूप में जो है वर्ड्स को सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो है निरंतर विकास करने की बात जो है संघ को ये कर्तव्य संविधान ने दिया है कि वो जो है हमेशा से जो है हिंदी भाषा के लिए जो है विकास जो है कर सके। यह आर्टिकल 350 में बोला गया है। अब आते हैं दोस्तों हम कि हमने ये अनुच्छेदों में क्या वर्णित किया गया है ये तो हमने देख लिया। अब हम एक एक करके जो है 1 बाय 1 जो है इन अनुच्छेदों के बारे में समीक्षा के रूप में हम देखते हैं, जांच करते हैं दोस्तों कि इनमें क्या जो है प्रावधान सही है क्या गलत है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 343 में। तो इसके संदर्भ में जब हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 3431 में के अनुसार संघ की जो राजभाषा है देवनागरी लिपि में लिखित जो है हिंदी घोषित की गई है। ये अनुच्छेद 343 में मैंने आपको बताया। अब इससे देश की बहुमत की इच्छा की प्रतिध्वनित होती है, जो कि हमारे देश की जो जनता है दोस्तों यही चाहती है कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा होनी चाहिए। फिर सेकेंड जो 343 का जो सब क्लोज है दोस्तों आर्टिकल इसमें दूसरा, इसके अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं किया जा सकता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे लागू करने के लिए संविधान लागू होने के 15 वर्ष के जो बाद की अवधि है वो तय की गई थी, रखी गई थी, परंतु फिर अनुच्छेद 343(3) के द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह इस 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी कर सकती है। तो दोस्तों 15 वर्ष की अवधि के बाद जो है संघ की जो राजभाषा है उसे यहाँ पर दिया गया था दोस्तों अधिकार कि राजभाषा जो है हिंदी घोषित किया जाना चाहिए, परंतु जो आर्टिकल 343 का सब क्लोज था 3, उसकी वजह से ये पावर जो है सरकार को मिल गई कि वो जो है इस अवधि को जो है जारी रख सकते हैं, यानी कि जो अंग्रेजी की व्यवस्था है उसको बनाए रख सकते हैं। ये सरकार को इस आर्टिकल के तहत शक्ति मिली। तो वह जो है रही कही कसर जो है भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 ने पूरी कर दी। तो इस शक्ति का प्रयोग करके सरकार ने एक राजभाषा एक्ट बनाया दोस्तों 1963 में। तो इसने जो है इसको जो है रही कसर जो है पूरी कर दी, क्योंकि इस एक्ट ने सरकार की इस उद्देश्य को साफ कर दिया कि अंग्रेजी की जो हुकूमत है वो देश पर अनंत काल तक जो है बनी रहेगी। तो दोस्तों ये जो एक्ट था 1963, इसकी वजह से जो है बार बार जो है समय समय पर जो सरकार है वो अंग्रेजी को भारत की जो है राजभाषा के रूप में जो है बढ़ा दिया करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है संविधान में जो की गई व्यवस्था है 3431 हिंदी के लिए वरदान थी, परंतु जो 3432 एवं 343 सब क्लोज जो है थर्ड की व्यवस्थाओं ने इस वरदान को अभिशाप में बदल दिया है। वस्तुतः संविधान निर्माण काल में संविधान निर्माताओं में जनसाधारण की भावना के प्रतिकूल व्यवस्था करने का साहस नहीं था, इसलिए 3431 व्यवस्था की गई है। परंतु अंग्रेजियत का जो वर्चस्व बनाए रखने के लिए 3432 और जो 343(3) से उसे प्रभावहीन कर देश पर मानसिक गुलामी लाद दी गई दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि संविधान के जो निर्माता है वो तो प्रतिकूल व्यवस्था नहीं चाहते थे, परंतु जो सब क्लोज यहाँ दिए गए थे उसकी वजह से जो अंग्रेजियत का मानसिक गुलामी है वो जो है हमारे भारत के देशवासियों पर जो है लाद दी गई है। तो अभी भी हम जो है अंग्रेजी के वर्चस्व के बीच जो है नीचे जो है दबे जा रहे हैं, और आज की तारीख में आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेजी का वर्चस्व है वो किस कदर जो है कायम है, क्योंकि जितने भी अब स्कूल जो है खुल रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम खुल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंग्लिश को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि जो हमारी भारत की मानसिकता है वो कहीं ना कहीं जो है दबती जा रही है। और इसकी वजह से हमारा जो है देखा जाएगा तो एक भारतीय नागरिक के रूप में हम कहीं ना कहीं जो है हिंदी से अलग जो है दूर होते जा रहे हैं, और जो है हम हिंदी की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम जो है मानसिक रूप से अंग्रेजी के गुलाम हो चुके हैं। और काफ़ी बार जो है इसका मुद्दा भी उठता है और हम जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि हम जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं। मेरे जितने भी प्रिय छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो है हिंदी से तो जुड़े रहते हैं, परंतु हिंदी जो है उन्हें ना तो अच्छी तरीके से आती है और ना ही जो है इंग्लिश आती है। तो हम जो है कहीं के नहीं रहे, ना तो हमें हिंदी अच्छे से आती है और ना ही जो है इंग्लिश आती है। फिर
हम जो है इस पर जो है डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हमारा यहाँ पर टॉपिक काफ़ी लंबा है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 344 के संदर्भ में जब हम समीक्षा की चर्चा कर रहे हैं तो आर्टिकल 344 के अधीन राजभाषा आयोग जिसकी हमने चर्चा की है, तो उसके बी आर खेर जो है इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था 1955 में राजभाषा आयोग के बारे में। ये तारीख आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। बी आर खेर के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था राजभाषा आयोग 1955 में, तथा संसदीय जो राजभाषा कमेटी की बात की गई थी इस अनुच्छेद में, वो जीबी पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है 1957 में। ठीक है, ये दोनों जो है बना दिए गए हैं, जहां खेर आयोग ने हिंदी को एकांतिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया। तो इनकी जो सिफारिशें थी दोस्तों, राजभाषा आयोग उन्होंने इसको सर्वश्रेष्ठ बनाने पर जो है ध्यान एकत्रित करने की बात की थी। वहीं पंत समिति ने हिंदी को प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर दिया है। तो जो पंत कमेटी थी इसने हिंदी को प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर दिया, लेकिन अंग्रेजी को हटाने की बजाय उसे सहायक राजभाषा बनाए रखने की इन्होंने वकालत की। तो इस कमेटी ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेजी को पूर्ण रूप से हटाने की बजाय जो है सहायक राजभाषा के रूप में वकालत की है। हिंदी के दुर्भाग्य से सरकार ने खेर आयोग को महज औपचारिकता माना और हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि सरकार ने पंत समिति की सिफारिश को जो है स्वीकार कर लिया, जो आगे चलकर राजभाषा एक्ट 1963 का आधार बन गई। ठीक है, फिर जिसने हिंदी भाषा का जो है सत्यानाश कर दिया। और समग्रता से देखें तो स्वतंत्रता संग्राम काल में हिंदी जो है देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता संबंधी जो है काफ़ी जो है संग्राम हुए हैं और आंदोलन हुए हैं। तो उस दौरान जो हमारा राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी, जो पूरे रूप से जो है हमारे देश के जो है नागरिकों को जोड़ने में काम कर रही थी, तो वो हिंदी ही भाषा थी, न कि अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अतएव जो है राजभाषा जो है हिंदी ये अंग्रेजी बन गई और राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद जो है यह केवल संपर्क की भाषा जो है होकर रह गई है। यानी कि अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो नॉर्मली जो हमारी संपर्क की भाषा में ही जो है हिंदी रह गई है। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे भारत में जो है काफ़ी विविधता है, चाहे वो भाषाई आधार पर कह लो या फिर भौगोलिक आधार पर। तो जो भाषाई आधार पर विविधता आपको देखने को मिलती है दोस्तों, नॉर्थ में जो है किस प्रकार से पूर्ण रूप से जो है हिंदी भाषी राज्य मिलते हैं, तो वहीं जो है दक्षिण के जो राज्य हैं दोस्तों वहाँ पर जो है काफ़ी प्रचलन जो है इंग्लिश का है। तो ये भी जो है समस्या है दोस्तों कि जैसे कि अभी हमारे चेंजेस की गई है शिक्षा पॉलिसी में, तो वहाँ पर जो भाषा संबंधी जो प्रावधान किए गए, तो वहाँ पर भी जो है दक्षिण भारतीय राज्यों ने जो है उनका विरोध किया है शिक्षा पॉलिसी का, जो नई 2019 में लाई गई थी। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो है समस्या बनी रहती है, क्योंकि दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वहाँ के नागरिकों को इंग्लिश अच्छे से आती है, वहीं जो है हिंदी उनसे अच्छे से बोलने में नहीं आ पाती है, जबकि उत्तर के हमारे भारत के जो नागरिक हैं तो उनको हिंदी अच्छे से आती है। तो ये जो है समस्या बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि प्रादेशिक भाषा की हमने बात की है। तो 8वीं अनुसूची इन दोनों की समीक्षा जब हम करते हैं तो आर्टिकल 345 और 346 से स्पष्ट है कि भाषा के संबंध में राज्य सरकारों को पूरी छूट दी गई है। यानी कि इस आर्टिकल के तहत राज्यों को ये छूट है कि वो चाहे तो वो अपनी जो राजभाषा है वो चुन सकते हैं। संविधान के इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी राजभाषा जो है बनी है। हिंदी इस समय जो है 9 राज्यों में, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 9 राज्य में अभी हिंदी भाषा प्रचलन में है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, MP, छत्तीसगढ़, और उसके बाद बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, वहाँ की जो है ये राजभाषा है। और उक्त प्रदेशों में आपसी पत्र व्यवहार की जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, तो इन सभी स्टेट में दोस्तों जो पत्र व्यवहार होता है वो हिंदी में ही होता है। दिनों दिन जो है हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रयोग सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बढ़ता जा रहा है। इनके अतिरिक्त अहिंदी भाषी जो है राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ व अंडमान निकोबार सरकारों ने हिंदी को द्वितीय जो है राजभाषा का जो है घोषित कर रखा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और पंजाब में पंजाबी जैसी भाषाएं जो है प्रचलन में हैं, तो उनको जो है
शामिल किया गया है, परंतु वहां पर दोस्तों प्राथमिक रूप से अन्य भाषा को राजभाषा कहा गया है, जबकि हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। हिंदी भाषी राज्यों से पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को स्वीकार कर लिया हो जहां पर, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है, यानी कि जहां की राज्य की जनसंख्या है वहां पर ज़्यादा वोटिंग है, ज़्यादा जनसंख्या चाहती है, तो उनके द्वारा जो है बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिख्यात की जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन का, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ये चाहती है कि हमारी राज्य की जो है राजभाषा है वो या तो हिंदी हो जाए या फिर मणिपुरी या फिर कोंकणी, जो भी वहाँ की लोकल जनता चाहती है, अगर वहाँ पर वो चाहती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस भाषा को सरकारी यानी कि आधिकारिक रूप से अभिज्ञा जो है आदेश जारी कर सकते हैं, दे सकते हैं उसे पावर, ठीक है। तो समय समय पर जो है राष्ट्रपति ऐसी अभिज्ञा देते रहे हैं, जैसे कि जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाते रहे हैं। जैसे कि हमने 8वीं अनुसूची में देखेंगे तो दोस्तों 22 भाषाएं अभी वर्तमान में हैं, तो समय समय पर जो है वो बड़ी हैं। कैसे, जैसे कि 1967 में सिंधी को जोड़ा गया है, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 2003 में जो है 4 भाषाएं मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी। यही कारण है कि संविधान लागू होने के समय जहां 14 प्रादेशिक भाषा को मान्यता दी गई थी, जो संख्या बढ़कर 22 हो गई। जैसा कि आपको पता होगा जो 8वीं अनुसूची दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की, उसमें 14 भाषाएं थी पहले, और अब बढ़कर जो है जब मान्यता दे दी गई हैं इनको समय समय पर, जो कि वहाँ की जनता चाहती थी कि ये जो है भाषा के रूप में जो है इनको सम्मिलित किया जाए, तो जो है अब इनकी संख्या हो गई है 22, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा की संख्या के बारे में समीक्षा करते हैं। तो आर्टिकल 348 और 349 से स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व कानून की भाषा उन राज्यों में भी जहां हिंदी को राजभाषा मान लिया गया है अंग्रेजी ही है, यानी कि जहां पर दोस्तों हिंदी राजभाषा है वहां पर भी अभी भी न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वहां पर अंग्रेजी ही प्रयुक्त की जाती है। नियम, अधिनियम, विनियमन और विधि का जो प्राधिकृत पाठ है वो अंग्रेजी में होने के कारण सारे नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया दोस्तों, बाद में उनका अनुवाद मात्र कर दिया जाता है, और इस प्रकार न्याय व कानून के क्षेत्र में हिंदी का समुचित प्रयोग हिंदी राज्यों में भी अभी तक नहीं हो सकता। तो ये आप समझ सकते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट दोस्तों अभी भी वर्तमान में चला आ रहा है कि जहां पर न्याय की हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहां पर जो न्याय दिया जाता है वो अंग्रेजी में दिया जाता है। तो जो जनता है दोस्तों वो उसे समझ नहीं पाती है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन किस में सुनाया है, या फिर जो नियम बना जा रहे हैं वो आम नागरिकों को समझ से परे होते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें दोस्तों, विशेष निर्देश की समीक्षा करें जो आर्टिकल 350 में बोला गया है। तो वो क्या है कि भले ही संवैधानिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यथा के निवारण हेतु किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का हकदार माना गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लेटर जो है अपनी समस्या संबंधित जो है किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक स्थिति यह है कि आज भी अंग्रेजी में अभ्यावेदन जो है, अंग्रेजी में लेटर जो है देने पर ही जो है अधिकारी अधिक ध्यान देते हैं। यानी कि अगर आप अंग्रेजी में एप्लीकेशन दायर करते हैं तभी जो है उन पर कोई बड़ा जो अधिकारी वो उनकी ओर जो है ध्यान देता है, उन पर जो है कोई एक्शन लेता है। इस वजह से जो आम नागरिक हैं दोस्तों वो क्या करता है, अंग्रेजी में ही लेटर लिखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, हम आर्टिकल 351 की चर्चा करते हैं। इसमें जो है जो निर्देश दिया था संघ के कर्तव्य का, उससे संबंधित है कि आर्टिकल 351 जो है राजभाषा विषयक उपबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदी के भावी स्वरूप की विकास की परिकल्पना सन्निहित है। हिंदी को विकसित करने की दिशाओं का इसमें संकेत है, और इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे, ताकि भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे। तो ये लाइन रिपीट होगी दोस्तों, ताकि जो है भाषा भारत में राजभाषा हिंदी स्वरूप का विकास हो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सरकार का जो दायित्व दिया गया था मैंने आपको समझा दिया है, जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति की वाहिका न बन सके। तो ये वाहिका होगा दोस्तों, वाहिका बन सके। इसके लिए संविधान में इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि हिंदी में हिंदुस्तानी और मान्यता प्राप्त जो है अन्य भारतीय भाषाओं की शैली को भी अपनाया जाए,
और मुख्यतः संस्कृत या गुणतः तथा अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण कर उसे शब्द भंडार को समृद्ध किया जा सके। क्योंकि दोस्तों आप समझ गए होंगे 351 आर्टिकल में हिंदी के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं कि निरंतर जो है संघ जो है हिंदी के विकास के लिए जो है कार्य कर सके और उसके लिए जो है निर्देश बताया गया है। तो ये आर्टिकल जो है दोस्तों वो हिंदी के विकास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, इसलिए यहाँ पर ये जो अनुच्छेद है ये काफ़ी पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे जब हम बात करते हैं, संविधान के निर्माताओं की यह प्रबल इच्छा थी कि हिंदी भारत में ऐसी सर्वमान्य भाषा के स्वरूप को ग्रहण करे जो सब प्रांतों के निवासियों को स्वीकार्य हो। सारी जो जनता है प्रांत की वो चाहे कि हिंदी ही जो है उनकी राजभाषा हो। तो संविधान के निर्माताओं को यह जो है आशा थी कि हिंदी जो है अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं से वरिष्ठ संपर्क स्थापित करेगी और हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बीच में साहित्य का आदान प्रदान भी होगा। तो ये संविधान के निर्माता चाहते थे दोस्तों कि हमारी जो हिंदी है उसका विकास हो और वो राजभाषा के रूप में जो है आधिकारिक रूप से घोषित किए जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको समझ में आया हो तो दोस्तों मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और अगर नहीं भी समझ में आया तो मुझे जो है डाउट के रूप में आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे जो है इस पर नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप हमारे MPPSC संबंधी जो है कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते रहते हैं, तो इसे जो है ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप जो है मुझे ज़रूर जो है बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, और आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।